सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए, एनडीए एग्जाम्स के लिए, सीडीएस एग्जाम्स के लिए और जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली की डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को डेली टेलीग्राम पर शाम को 8 बजे क्विज भी प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें आप लोग अपनी तैयारियों को बूस्ट अप कर सकते हो। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं आज की तरफ। और आज की डेट है 1 सितंबर। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और फेसबुक चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और आप लोग क्लासेस के बारे में अपडेट रहेंगे। साथ साथ अगर आप लोगों को अपने करियर से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी होती है, इश्यूज होते हैं किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज का सबसे पहला सवाल है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है केरल में। ठीक है, केरल में ये खोला जा रहा है। अब केरल में भी कहाँ पर खोला जा रहा है अगर हम ये बात करें, देखो कई तरीके से एक ही सवाल को कई तरीके से पूछने के तरीके होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये एक सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो भारत में खोला जा रहा है वो कहाँ खोला जा रहा है? वो केरल में। और केरल में भी कहाँ पर खोला जा रहा है? तो केरल के भी अंगमाली। ठीक है, केरल के भी अंगमाली में ये खोला जा रहा है। दरअसल तो जो IWTS है, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड, एक सेकेंड, हाँ, वो इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। अब इसका एम क्या है, मतलब ये क्यों खोला जा रहा है भारत में? तो महिला जो उद्यमित है ना, यानी कि जो महिलाएं व्यापार करना चाहती हैं या जो व्यापार करती हैं, तो उनमें तेजी लाने के लिए, साथ ही साथ भारत में लिंग समानता को बनाए रखने के लिए, नए नए व्यवसायों को ओपन करने के लिए, इनकी महिलाओं के पास बहुत सारे इनिशिएटिव यानी आइडियाज होते हैं। तो उन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों को व्यापार का हिस्सा बनाने के लिए और उन्हें बराबर का अधिकार दिलाने के लिए व्यापार के क्षेत्र में ये एक अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जा रहा है केरल में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो केरल में खोला जा रहा है, ठीक है ना। अब केरल के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो मैप में कहाँ पर है केरल? देखो बिल्कुल नीचे यहाँ पर है केरल। ठीक है, एक साइड पर ये रहा। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि भारत में सबसे पहले जो मानसून है वो भी केरल में ही आता है, उसके बाद ये बाकी के ऊपर ऊपर राज्यों में चलता जाता है। सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि केरल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, केरल की कैपिटल क्या है? ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम है। ठीक है, सीएम कौन है? पी विजयन है, यानी कि पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो केरल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो केरल के बारे में हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैंने आप लोगों को डेली पढ़ाता रहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो देखो केरल के बारे में मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में एक चीज़ ये भी पढ़ाई थी कि जो पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है ना, वो केरल में मनाया जा रहा है। फेमस जो सबरीमाला टेम्पल है वो केरल में स्थित है। और बहुत सारे इस तरीके से फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो केरल ही बना था। देश की पहली LNG बस सुविधा कहाँ पर शुरू हुई? तो वो केरल में ही शुरू हुई। और केरल की स्वास्थ्य मंत्री जो के शैलजा हैं, उनको हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने कोविड-19 के टाइम पर जो उन्होंने राज्य में सेवाएं दी हैं, उनमें जो बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी करके सारी पढ़ाता रहता हूँ। आप लोगों को कौन सी वाली याद है, या मतलब और कोई आप लोगों को करंट अफेयर याद है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा हो, तो आप लोग वो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी ये रहे कि आप लोग भी साथ में पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी पढ़ रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखो केरल के बारे में अगर हम बात करें तो केरल की लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? 20 सीट्स हैं। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? 9 सीट्स हैं। और अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की 140 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी बता देता हूँ। देखो आप लोगों को जैसे कि पता होगा, हमारे चैनल पर घटना चक्र जो बुक है वो पढ़ाई जा रही है आप लोगों के जीएस सेक्शन को बूस्ट अप करने के लिए। घटना चक्र हर एक एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो,
हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और हम तीनों टीचर आप लोगों को घटना चक्र का पूरा विस्तृत सार पढ़ाने वाले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन कराने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। देखिए इसकी एक क्लास आ चुकी है, आकांक्षा मैम की क्लास आ चुकी है हिस्ट्री के ऊपर, आप लोग वो क्लास ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को हमारे चैनल पर वो क्लास मिल जाएगी। साथ साथ मैं आप लोगों को नीचे कमेंट में भी पिन करके दे दूंगा, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग वो चीज़ भी देख लीजिएगा। घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाकी मेरी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को फ्राइडे से घटना चक्र के ऊपर देखने को मिलेंगी। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये एथलीट कोच थे। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस एथलीट कोच थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें अभी जो राजीव गांधी खेल, जो अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे था ना, आप लोग बताओ नेशनल स्पोर्ट्स डे कब था? ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो था उस पर बहुत सारे अवार्ड वितरित किए जा रहे थे, तो उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित इनको किया जा रहा था, जिसके लिए जिसको मतलब कुछ देर पहले ही इनका निधन हो गया। यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले ही इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये एक अवार्ड होता है जो खेल की दुनिया में सर्वोच्च अवार्ड होता है, गुरु को दिए जाने वाले अवार्ड में। ठीक है, गुरु सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं और गुरु को दिए जाने वाले सबसे सर्वोच्च सम्मान हमारे भारत देश में यही है। ठीक है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये एक एथलीट कोच थे, भारत के पूर्व और बहुत ज्यादा फेमस थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखो ये थे हमारे पुरुषोत्तम रॉय। आगे बढ़ते हैं। इन हाउस मोबाइल ऐप पेंशनर्स कॉर्नर को किसने विकसित किया है? तो ये CISF ने विकसित किया है। CISF ने डेवलप किया इन हाउस मोबाइल ऐप पेंशनर्स कॉर्नर। ठीक है, ये किस लिए है? देखो जितने भी आर्मी या मतलब सॉरी जो CISF से एम्प्लॉयज रिटायर्ड होते हैं ना, तो उन सबका पेंशन का रिकॉर्ड कायम रखने के लिए, साथ साथ जो पेंशनर्स कहाँ पर हैं, उनको जो नई नई सुविधाएं आ रही हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं या नहीं, या उनको सुविधाएं मिल रही है नहीं, उनको सुविधाओं के बारे में पता है या नहीं, या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानकारी रखने और जानकारी बांटने के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको बोला जा रहा है पेंशनर्स कॉर्नर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी देखो इसरो क्या है? इसरो होता है इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। CISF क्या होता है? CISF की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो पता होनी चाहिए आप लोगों को। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बाकी देखो DRDO की स्थापना कब हुई थी? आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, देखो वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहना चाहिए, आप लोग भी इंटरेस्टिंग रखो, आप लोग भी रिप्लाई किया करो, आप लोग भी नीचे कमेंट किया करो, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को मेरी मेहनत जो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहा करो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है कि किस सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी देखो हाल ही में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था ना, मैं आप लोगों को भी पढ़ा है, तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था उसमें मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में, मतलब एक तरीके से जो उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ठीक है, तो उनके सम्मान में ही ये दिन मनाया जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर ये दिन मनाया जाता है। और इसी पर उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। ये किस लिए है? देखो ये है कि जो एथलीट्स हैं, या फिर मैं बात करूं जो खिलाड़ी हैं, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वहाँ पर शो करते हैं, जो वहाँ पर खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन लोगों के घर तक जो सड़क सेवा है वो दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी CM है, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये योजना लॉन्च की है। ठीक है, जिसके तहत बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे मैं बात करूं पीयूष चावला, प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंधित हैं, और उत्तर प्रदेश में अब इनके घर तक इन्हें सड़क राजमार्ग से जोड़ा जाएगा, यानी कि सड़क सुविधा बनाकर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। बाकी देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो CM है वो कौन है? उत्तर प्रदेश की CM कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि इस समय MP की भी CM है, MP की भी गवर्नर है, क्योंकि वहां पर जो लालजी टंडन थे उनका निधन हो गया, तो उसके बाद इन्हें ही वहां पर अतिरिक्त राज्यभार के बाद वहाँ पर संपूर्ण रूप से वहाँ की गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है।
बाकी देखो बात हुई अगर देखो जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स बता देता हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आत्मनिर्भर भारत के तहत पहल शुरू की गई है, उसके लिए इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला है कि नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ पर शुरू हुई, तो ये उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुई है। देश की पहली ट्रांजिशनल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बन रही है। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना, तो ये उत्तर प्रदेश ही बना। जियो टैग किचन स्टार्ट करने वाला कौन सा राज्य बन गया, तो ये उत्तर प्रदेश ही बन गया है। तो देखो इतने सारे करंट अफेयर्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में है। ठीक है, प्रवासी राहत केंद्र आप बात कर लीजिए, जन सुनवाई पोर्टल कह लीजिए, ये भी उत्तर प्रदेश में ही खोले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को रिसेंटली करंट अफेयर्स बताया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। अगला है गुजरात में पहली बार सी प्लेन सेवाएं कब से शुरू हो रही हैं, तो ये 31 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। 31 अक्टूबर से गुजरात में सी प्लेन की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। सी प्लेन कैसा होता है, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से होता है। प्लेन जो होता है वो समुद्र में उतर सकता है, पानी में उतर सकता है, तो उसको कहते हैं सी प्लेन। और यहाँ पर जो पहली बार सी प्लेन सेवा है वो शुरू हो रही है, ये 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। अहमदाबाद जो रिवर है वहां से लेकर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वहां तक ये सी प्लेन सेवाएं दी जाएंगी, यानी कि गुजरात से अहमदाबाद तक। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कब से शुरू हुई, 31 अक्टूबर से। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। तो देखो ये किस लिए मनाया जाता है, तो देखो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो एनफोर्समेंट है, ठीक है ना, वो जो विक्टिम इन्फोर्मेंस, एक तरीके से सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ, जेल में बंद जो कैदी है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह के शिकार हो जाते हैं। तो उन सब लोगों को खुश रखने के लिए, मनोरंजन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, और मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक सेकंड सॉरी, ये मैंने आप लोगों को किसी और डे के बारे में बता दिया, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो वो ये है कि जो भारत देश है वहाँ पर आप लोगों को बताया ना कि जो न्याय है उसको मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो जिसके कारण बहुत सारे जो डिप्रेशन के मरीज हैं, डिप्रेशन हो जाता है, जिन्हें डिप्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए, उससे बचाव के लिए ये चीज़ बताई गई है, जिसमें कि जल्द से जल्द, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो प्रिजनर है यानी कि जो निर्दोष है उसको सज़ा ना हो, तो उसके लक्ष्य में ये डे मनाया जाता है 30 अगस्त को, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं, तो ये मारिके लुकास रिजनेवेल्ड बन गई हैं। ये नीदरलैंड की हैं और ये मात्र 29 साल की हैं। 29 साल की हैं ये, और ये सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने की रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो आप लोगों को बताया तो मैं 124 से भी ज़्यादा बुक्स थी इस लिस्ट में, लेकिन अवार्ड इनको मिला है, और इनाम के रूप में इन्हें 50,000 पाउंड की राशि दी गई है। ठीक है ना, तो इनकी जो बुक थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया उसका नाम क्या था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बाकी देखो और भी बहुत सारी बुक्स थी, लगभग 124 से ज़्यादा बुक्स थी, कुछ अनुवाद वाली थी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। साथ साथ इन्होंने रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। बाकी देखो गगन अरोरा के बारे में अगर हम बात करें, गगन अरोरा CEO ऑफ द ईयर बने थे। सौम्य स्वामीनाथन ये WHO के साइंटिस्ट हैं। बाकी नीलकंठ भानु प्रकाश ये कौन है, तो ये हाल ही में इन्हें मेंटल कैलकुलेशन में गोल्ड अवार्ड जीता है इन्होंने। ठीक है, तो सबके सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ऑप्शंस भी देखा करो, सिर्फ सही उत्तर नहीं, आप लोगों को नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें यानी कि और भी ऑप्शंस देखो करो, अगर गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। ये है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला है हाल ही में क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे लिखी है, और ये 2 सितंबर को रिलीज होने वाली है। ठीक है, यानी कि कल आप लोगों को ये बुक देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप लोग इसे अपने घर पर मंगा सकते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट द्रोणा नाम से ये बुक लिखी है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस कोच हैं क्रिकेट के।
जिसमें इन्होंने अपनी बुक है जो है उसमें इन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को बारे में वर्णन किया, जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा। उनके करियर को निर्धारित करने में, उनके करियर को बनाने में उनका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। बाकी देखो विजय कुमार चौधरी, इन्होंने बुक ली थी सियासत में सदस्यता। अनिल कुंबले ने कौन सी किताब लिखी है? तो देखो अनिल कुंबले की जो किताब का नाम है वो है वाइड एंगल कैंडिड मूवमेंट्स फ्रॉम माय प्लेइंग। ठीक है, तो ये है अनिल कुंबले की किताब। बाकी देखो सचिन तेंदुलकर सर के बारे में अगर हम बात करें, देखो सचिन तेंदुलकर सर ने बुक लिखी है प्लेइंग इट माय वे, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ है क्या नहीं है, किस नई किताब लिखी है, आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला है हाल ही में किसे एकलव्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखो एकलव्य अवार्ड किसे दिया जाता है? जो कि खेल में बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का एकलव्य अवार्ड इशिका चौधरी को दिया जा रहा है। वहां की जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है ना, उसने ये अवार्ड दिया है। ये भारतीय महिला जूनियर टीम की सदस्य है। 2011 में 11 साल की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया था और 2013 में मध्य प्रदेश की जो जूनियर टीम थी उसमें इन्होंने जगह बना ली थी, जिसके लिए इन्हें देखो एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो अगर हम बात करें नूर इनायत खान, ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारत की जो मूल थे ना, भारतीय मूल की जासूस थी, यानी कि स्पाई थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और साथ साथ इन्हें हाल ही में अभी ब्लैक एंड ब्लू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बाकी देखो कला नारायण स्वामी कौन है? ये सिंगापुर में नर्स हैं। ठीक है, सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स हैं, जिन्हें वहां पर सिंगापुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी देखो अगला है आदित्य पुरी, तो ये HDFC बैंक के पहले CEO थे, लेकिन अभी ये रिटायर्ड हो गए और ये 2019 से 20 में हाईएस्ट पेड बैंकर बने हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है ब्रेंडन हॉल ग्रुप ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड किस बैंक ने जीता है? तो ये जीता है SBI बैंक ने। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड जीता है। ओके, और ये किस लिए दिया जाता है? तो देखो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना SBI, उसने पिछले साल 2019 में एक नई पहल शुरू की थी, नई दिशा। ठीक है, तो उसके लिए जिसमें होता क्या था कि जो SBI के एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट किया जाता है और लोगों को जोड़ने के लिए, साथ ही साथ काम करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है, जिस तरीके से मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका बढ़ावा मिल सके और जो कस्टमर्स का जो सपोर्ट है वो भी बना रहे और साथ साथ और मैक्सिमम कस्टमर्स को इससे जोड़ा जा सके। तो इस चीज़ के लिए ये एक तरीके से अवार्ड है जो कि SBI को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पहल थी वो बहुत अच्छी चलाई और उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने एक तरीके से कह सकते हो आप इन्होंने कामयाबी भी हासिल की। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आगे देखो HDFC बैंक के बारे में बात करें तो इन्होंने हाल ही में ऑटो लोन सुविधा शुरू की थी और इसके ना नए CEO बने हैं। उनका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को उसने पहले ही पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है। तो देखो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करने वाले कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो आप लोगों को एज बीइंग इंडियन सिटीजन पता होना चाहिए कि देश और दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इश्यूज गाइडलाइन जारी कर दी है अनलॉक 4 की, जिसमें कि मेट्रो को अभी हाल फिलहाल बंद रखा गया है। स्कूल जो कॉलेजेस हैं उसको 30 सितंबर तक, यानी कि इस महीने के आखिर तक फिर से एक बार बंद कर दिया गया है, यानी कि 30 सितंबर तक कोई भी जो स्कूल कॉलेज है वो नहीं खुलेंगे। बाकी देखो जेई और नीट के एग्जाम तो कंटिन्यू होने वाले हैं। ओके, और बात ये बोली गई है कि 26 सितंबर के बाद से इस पर विचार किया जाएगा कि हो सकता है स्कूल कॉलेजेस को 50% खोला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि नई गाइडलाइन में बताई गई है। बाकी देखो नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रहने वाली हैं। अगला है प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ₹1 का जुर्माना लगाया है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, सिर्फ ₹1 का जुर्माना लगाया है, जिसके एवज में प्रशांत भूषण का कहना है कि वो कोर्ट का सम्मान करेंगे और जो जुर्माना है वो भर देंगे। वरना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 महीने की सजा या फिर उनका जो लाइसेंस है वो 1.5 साल के लिए कैंसिल किया जा सकता है। और प्रशांत भूषण ने मेरे ख्याल से हो सकता है कर्ज लिया होगा, शायद लोन वोन लेकर ₹1 की राशि दी होगी। कमाल करती है सुप्रीम कोर्ट भी, सिर्फ ₹1 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज। कमाल है यार, क्या कर सकते हैं। अगला है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है और जिसके लिए 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।
तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत टाइम से बीमार थे ये और इनका इलाज चल रहा था, जिसके बारे में आप लोगों को अपडेट भी करता रहता था। और कल यानी कि 31 अगस्त को इनका निधन हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो लॉकडाउन है वो वहाँ पर अब 30 सितंबर तक रहने वाला है। बाकी देखो जो रेगुलर चीज़ें जो खुली हुई हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन जो प्रॉपर लॉकडाउन है वो रहेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी रहने वाली है। ठीक है, तो ये था आज का देखो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो देखो नीचे लाइक का बटन है, आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करके जाना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लेना, तभी आप लोगों को हमारी वीडियोज़ की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।